वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया अट्रैक्शन फोर्स, नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके ठीक हमने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम हमारे मेन टॉपिक में चलते हैं। एक नया अट्रैक्शन फोर्स है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए हम हैं। कैसे हम समझेंगे इसके अंदर? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हम पहले इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। ए अट्रैक्शन फोर्स, ए अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाई electronegative elements like FON or Cl. Element like FON and Cl is called हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे शो करते हैं? शोवन बाय, हाइड्रोजन बॉन्ड है शोवन बाय डॉट 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 लाइन। इस तरह की जो लाइन है वो किसको शो करेगी? हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करेगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ X, H और डॉट 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 Y लिख दूँ तो ये क्या, ये कौन सा बॉन्ड हुआ है? ये तो है कोवैलेंट बॉन्ड। ये है कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। और X और Y दोनों क्या होने चाहिए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स होने चाहिए। तब कैसे बनता है, क्या बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड? हम पढ़ते हैं हाउ इट इज फॉर्म्ड। हाउ इट इज फॉर्म्ड, ये बनता कैसे है, क्यों बनता है, क्या है, वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास क्या है इसमें? व्हेन hydrogen is covalently bonded with high electronegative elements like FON and Cl। इन चारों में से किसी एक में। फर्स्ट तो ये कंडीशंस है। क्या क्या होता है, बनता कैसे है? तो फर्स्ट क्या हमारे पास, जब हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड हो जाए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हो, तो क्या होगा? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा? मान लेते हैं कि X एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इससे कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। इस X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होनी चाहिए? 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 3 से ज़्यादा हो तो हमारे पास जो पोलिंग स्केल है उसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, नाइट्रोजन की 3.0 है और क्लोरीन की भी 3.0 है। तो हुआ क्या कि हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड हो? उन एलिमेंट से बॉन्डेड हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज़्यादा हो। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो शेयर्ड पेयर है दोनों कहाँ जाएंगे? इस X के पास। तो इस हाइड्रोजन पे चार्ज पार्शली पॉजिटिव और यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज आ गया। थर्ड पॉइंट C, in this condition hydrogen attract lone pair of other molecule, lone pair of
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, लाइक वही वे एलिमेंट्स वापिस आएंगे FONCl, प्रेजेंट इन, ये कहाँ हो सकते हैं, प्रेजेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूल और सेम मॉलिक्यूल। समझते हैं क्या है। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन जिस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स के लोन पेयर के साथ अपना एक अट्रैक्शन बॉन्ड बना लेते हैं। लोन पेयर का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव और इन एलिमेंट्स के लोन पेयर के बीच एक अट्रैक्शन स्टेबलाइज हो जाता है, उसी अट्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगली चीज, ये जो एलिमेंट्स है ये किसके हो सकते हैं, ये उसी मॉलिक्यूल के हो सकते हैं जहां ये H बॉन्डेड है, बस वो X वाले नहीं होने चाहिए। इस X के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट यदि उस मॉलिक्यूल के अंदर है इन चारों में से, तो उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, या किसी दूसरे मॉलिक्यूल में ये चारों में से कोई एक एलिमेंट है तो उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो इस तरह से तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे मान लो यहाँ पर है ये H पे चार्ज आ गया पॉजिटिव और यहाँ चार्ज आ गया नेगेटिव। यहाँ मान लो, यहाँ मान लेता हूँ कि कोई Y है, Y कौन हो सकता है, इन चारों में से कोई एक। तो इस Y पे के पास क्या है, लोन पेयर है, इस लोन पेयर को मैं यहाँ शो कर देता हूँ। तो इन लोन पेयर और इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। इसी अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या है, अब हम कंडीशन पे चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशंस क्या है, आसान सी कंडीशन है। 3 कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की, और वो क्या है वो हम यहाँ चेक करते हैं। यहाँ ध्यान रखना X Y क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स हैं। X और Y दोनों एक ही एलिमेंट हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अब क्या है कंडीशन, कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कंडीशंस क्या है, फर्स्ट कंडीशंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X एंड Y कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। जनरली कितनी, मोर देन 3 और मोर देन 3, क्या होनी चाहिए, 3 और मोर, 3 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए X और Y की। X और Y कौन है, ये X तो वो है जिससे हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और Y कौन है जिससे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये Y जो है ये X भी हो सकता है, जो यहाँ एलिमेंट है ये यहाँ वाला भी हो सकता है, और कोई दूसरा हो सकता है। यहाँ कौन हो सकते हैं, FONCl, और यहाँ कौन होना चाहिए, FONCl। इनके अलावा कोई पांचवा, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, 1 2 3 4 तो हो गए, पांचवा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यही होने चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या है, साइज ऑफ X जो है ये वाला X, इसकी साइज कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देते हैं कि N और Cl दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में N क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जहां Cl जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो कहाँ बनाता है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। वहाँ क्या रीज़न है, वहाँ हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जो X है उसकी साइज जितनी छोटी होगी वो उतना ही बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये जरूरी है। देखो N और Cl में N की साइज कैसी है, छोटी है। N की साइज छोटी है तो N
नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन Cl इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग नहीं के बराबर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कहाँ बनाता है फिर ये? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और थर्ड हमारे पास क्या कंडीशंस है? फर्स्ट हो गई हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, सेकंड क्या हो गई हमारे पास? साइज छोटी होनी चाहिए, थर्ड क्या है? वाई शुड कंटेन लोन पेयर, Y के पास लोन पेयर होने चाहिए, इस Y के पास, क्योंकि इसी Y के लोन पेयर के साथ ये पार्शियली चार्ज वाला हाइड्रोजन क्या शो करेगा? अट्रैक्शन शो करेगा। तो ये तीन कंडीशंस क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की तीन कंडीशंस है। अब चलते हैं हम लोग अगला, ये तो कंडीशंस होगी, इसे सेकंड कह देता हूं। फर्स्ट हमारे पास क्या था? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है, सेकंड ये कंडीशंस हो गई। थर्ड क्या आ जाते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा उससे वीक होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, किसी भी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? X, H, Y। नंबर फर्स्ट किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X। इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उस हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फर्स्ट तो हमारे पास क्या हो गया? इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा चार्ज इस हाइड्रोजन पे आएगा। जितना चार्ज इस हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, उतना ही स्ट्रॉन्गली ये Y के लोन पेयर को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सेकंड हमारे पास क्या है? काम का है, ये गड़बड़ है, ध्यान रखना। गड़बड़ का मतलब बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके ये रेसिप्रोकल है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ये Y जो है जितना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी इसके लोन पेयर पर Y का अट्रैक्शन उतना कम होगा, और तो ये हाइड्रोजन इसके लोन पेयर के साथ अपना अट्रैक्शन शो कर सकता है। तो इन्हीं दोनों बेसिस के, इन्हीं दोनों कंसेप्ट पे मैं एक ऑर्डर लिखता हूं। तो यहाँ क्या ऑर्डर है? OH क्या हो गया? X क्या हो गया? O, H क्या हो गया? H। तो यहाँ डॉट 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 करके क्या लिख दूं? N लिख दूं। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड है OH डॉट 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 O हो गया। थर्ड में क्या लिखूं? यहां लिख देता हूं O की जगह मैं N लिख देता हूं, N बॉन्ड H डॉट 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 N। और फोर्थ लिख देता हूं N डॉट H डॉट 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 O। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये होगा, क्योंकि यहां तो फर्स्ट कंडीशंस क्या है कि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और दूसरा क्या है? जिससे बॉन्ड बना रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इन चारों में। तो यहाँ OH और यहाँ OH, तो पहली कंडीशन इन दोनों के लिए फेवरेबल हो गई। दूसरी कंडीशन यहाँ O है, यहाँ N है, तो N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। सेकंड कंडीशन ये है, पहले हम इसको चेक करेंगे उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो यहाँ OH है तो ये हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, लेकिन किसके साथ बनाएगा? N के साथ या O के साथ? तो N के साथ, फिर ये O वाला आएगा। अब आएगा इन दोनों में चेक करें, ये H क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों में यहाँ और यहाँ तो N ही है, तो दोनों में जो बॉन्ड बनेगा वो N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड नहीं करेगी। तो अब यहाँ कौन है? N, और यहाँ कौन है? O। तो N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये नंबर 3 होगा और ये नंबर 4 होगा। तो इनका ऑर्डर क्या होगा? स्ट्रेंथ का 1 2 3 4, ये इनके ऑर्डर होगा स्ट्रेंथ का। ये दो चीजें। एक और आने वाली है, और वो क्या है? फिजिकल स्टेट। एक और क्या आने वाली है? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या है ये? अरे जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उनकी फिजिकल स्टेट कैसी है? यदि सॉलिड होगी तो उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, लिक्विड में उससे थोड़ा वीक होगा,
और गैस में सबसे वीक होगा। तो ये क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर, ये HOH है, ऐसे लिखना हमें HOH, यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि ये वाटर आइस के फॉर्म में होता या लिक्विड के फॉर्म में होता या वेपर के फॉर्म में होता तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का ये ऑर्डर होता। आइस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वाटर जो लिक्विड में है वो आइस के कंपैरिजन में वीक बनाएगा, और वाटर जो वेपर के फॉर्म में है वो और भी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये दो क्या डिसाइड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या कम होगी। अब आगे चलते हैं हम लोग, कहाँ आगे हमारे पास है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हम टाइप पे चलते हैं। फोर्थ, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के हैं। फर्स्ट कौन सा है, इंटरमोलिक्यूलर, और सेकंड कौन सा है, इंट्रामोलिक्यूलर। क्या है हम इनको समझते हैं। तो फर्स्ट हम कौन सा ले लें, फर्स्ट हम ले लेते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। फर्स्ट हम ले लेते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन बॉन्ड इन सेम मॉलिक्यूल। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है वो एक H उसी मॉलिक्यूल के FON और Cl के में किसी एक के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या हमारे पास है, ये है बेंजीन, पढ़ी हम लोगों ने 10th क्लास में, और इस बेंजीन पे क्या लगा दें, अल्टरनेटिव बॉन्ड। तो यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, OH, और इसके यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, COO, ऐसे लिख देता हूँ COOH। तो यहाँ क्या होगा, ये क्या हो गया H। ये H पहली कंडीशन देखो किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, FON में से किसी एक के साथ। FON, Cl को हटा देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका रोल ज़्यादा है। इन तीनों में से यहाँ O है और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन की पहली कंडीशन तो इसने पूरी कर ली। दूसरी कंडीशन क्या है, ये अपने ही मॉलिक्यूल के इनमें से किसी के लोन पेयर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये कहाँ बना है, इसी मॉलिक्यूल के अंदर बना है। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इस मॉलिक्यूल का नाम है सैलिसाइलिक एसिड। कि सैलिसाइलिक एसिड है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, ये फिर बेंजीन की रिंग बना ली, अल्टरनेट बॉन्ड बना दिए। इधर क्या लिख दिया आप, इधर लिख दें OH, इधर NO2 लिख देता हूँ, NO2, ये NO2 हो गया, और यहाँ है OH। ये क्या काम होगा, ये OH और इस O और इस H के बीच क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पहले कंडीशंस देख लेनी है। ये कंडीशंस है H O से जुड़ा हुआ है और इस O के साथ, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी कौन सा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर है। और यहाँ इसका नाम क्या है, इसका नाम है, हमने पहले भी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी में पढ़ा है, नहीं डाइपोल मोमेंट में। डाइपोल मोमेंट में हमने पढ़ा है कि 1 2 3 4 ये जो पोजीशन है इसमें से 1 2 को कहते हैं ऑर्थो, 1 3 को कहते हैं मेटा, 1 4 को कहते हैं पैरा। तो यहाँ पर अभी मैं क्या लिख दूं, इसके अकॉर्डिंग भी 1 2 हो गई है, तो इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में कौन सा बॉन्ड बना है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। इस तरह से एक और एग्जाम्पल है, उसका नाम है, वो भी वहां पर भी बेंजीन की रिंग है।
यहाँ क्या लगा दें इस तरह से अल्टरनेटिव बॉन्ड, यहाँ क्या लगा दूँ मैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ क्या लिख दूँ OH। तो इनके बीच क्या बन जाएगा, ये H इस O के लोन पेयर के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका नाम क्या है, सेलिसाइल एल्डिहाइड, सेलिसाइल एल्डिहाइड है। यहाँ पर भी सेली आया था, सेलिसाइल तो यहाँ भी था, लेकिन ये एक एसिड है और ये सेलिसाइल एल्डिहाइड है। अगला एग्जाम्पल हम क्या ले लें, अगला एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल है, आयन है, जिसका नाम है पर सल्फेट आयन, पर सल्फेट आयन। और वहाँ पर भी क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी है, ये है पर सल्फेट आयन HSO4 5 HSO4 5 और ये माइनस, हाइड्रोजन पर सल्फेट आयन, इसका नाम है हाइड्रोजन पर सल्फेट आयन। और इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कैसे है, ये दो इस तरह से लगे हुए हैं दोनों, यहाँ एक O, यहाँ O है और इसका ये H है, और यहाँ एक O, ये एक O है, ये O हमारे पास हो गया है। और यहाँ लगा देता हूँ ये हाइड्रोजन और ये नेगेटिव चार्ज है। 1 2 3 4 5, ये हाइड्रोजन, इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव। देखो पहली कंडीशंस किससे कनेक्टेड है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट यानी FON में से किसी एक से कनेक्टेड है, और नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ लोन पेयर है, तो यहाँ क्या होगा इसका, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो ये है पर सल्फेट आयन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक हमारे पास और है इंट्रामोलिकुलर में भी, तो उसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट क्या फॉर्मूला है उसका, हाइड्रेट का, वो है कार्बन के साथ 3 हैलोजन हैं और उसके बाद अगले कार्बन पर 2 OH जुड़े हुए हैं और उसके बाद उस कार्बन पे एक H है। जनरली एक कार्बन पे 2 OH, एक ही कार्बन पर 2 OH वाली जो कंडीशन है वो अनस्टेबल है, नहीं रहते, लेकिन यहाँ रहते हैं। रीज़न क्या है कि यहाँ जो C है इससे जो 3 Cl बॉन्डेड है, मैंने कहा था कि Cl का रोल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, तो कार्बन वाला ये जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो यहाँ कौन है, ये OH है, यहाँ भी कौन है, ये OH है, यहाँ कौन है, ये H है। तो ये Cl के जो लोन पेयर है यहाँ और यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ये भी कहाँ बना है, इसी मॉलिक्यूल के अंदर बना है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल थे 1 2 3 4 5, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हैं। अब हम कहाँ चलते हैं, इंट्रा बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है, इंट्रा मॉलिक्यूलर। अब आते हैं सेकंड जो है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, इसको हटा देते हैं। अगला हमारे पास कौन सा टाइप है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेकंड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ क्या होगा, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ X है, ये H है और डॉट 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 ये Y है। ये Y किसका है, अदर मॉलिक्यूल का है, दूसरे मॉलिक्यूल का है। और यदि यही Y सेम मॉलिक्यूल का होता, सेम मॉलिक्यूल का होता तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हो जाती। अदर मॉलिक्यूल का है तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया है। इंटर में भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम सरवाइव करते हैं, H2O। H2O में कैसे बना है, ये H, ये O, ये H। यहाँ लिखें दूसरा, इसी तरह से HOH, इस O के पास 2 लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बना है ये, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है अमोनिया, FON, तीनों के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो FON में, तो सेकंड एग्जांपल अमोनिया। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम NHH। अब जो दूसरा लिखूंगा उसमें N लिखूंगा, इधर H
इधर H और एक ऊपर लगा देता हूँ H। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है HF का, HF। तो HF कैसा है, ये इस तरह से है, ऐसी लीनियर लाइन में लिख दो भले इसे समझने के लिए, लेकिन रियल में ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो जिग होती है। तो यहाँ चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव, इसके पास लोन पेयर, ये अट्रैक्शन, यहाँ भी लोन पेयर, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, अट्रैक्शन। तो ये दोनों क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके अलावा और एग्जाम्पल आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप पता लगाओगे कि इंट्रा है या इंटर है, या नाम लिखा हुआ आएगा, वाटर है, ये अमोनिया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। चौथा एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है हमारे पास है एसिटिक एसिड का। चौथा जो एग्जाम्पल है वो है एसिटिक एसिड का। चौथा एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड का, ये एसिटिक एसिड। तो इसमें कैसे बनेगा, इसमें दो मॉलिक्यूल के बीच बनता है और इतना स्ट्रॉन्ग बनता है, ये इस तरह से लिखना है। जनरली हम ऐसे लिखते हैं एसिटिक एसिड को, CH3COOH। हमें अब क्या काम करना है, CH3 को यहाँ लिखा, C को यहाँ लिखा, डबल बॉन्ड O नीचे नहीं करके ऊपर, और OH को ओपन करके लिखना है। अब इधर लिख रहा हूँ दूसरा एसिटिक एसिड, ये CH3, ये इस तरह से आएगा C। ये यदि यहाँ OH है तो यहाँ डबल बॉन्ड O लिखना है, और जहाँ डबल बॉन्ड O है वहाँ OH करके लिखना है। ये H O से कनेक्टेड है, यहाँ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये भी हाइड्रोजन ही बॉन्ड है। क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल आपस में एक साथ जुड़ गए हैं। दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो हम उसे कहते हैं डाइमर, बहुत सारे जुड़ते तो पॉलीमर। तो ये डाइमर बन गया है। हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है इसमें कि ये डाइमर बन गया है, और जो यदि इसको गर्म करके हम क्या कर दें, इसको वेपर में चेंज कर दें, तो वेपर में भी ये डाइमर के फॉर्म में बना रहता है। रीज़न क्या है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। ऐसा का ऐसा बोरिक एसिड में भी है। बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, BOH का होल थ्राइस। इसके भी दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के रहते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही डाइमर बन जाएगा। एसिटिक एसिड का कैसे लिखेंगे, COOH का होल ट्वाइस। अच्छा, इसको कहाँ डिसॉल्व करेंगे तो भी ये डाइमर बना लेता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बनाता। कहाँ है, वाटर में बना सकता है, लेकिन बढ़िया कहाँ बनाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वाटर के अलावा जो सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब आते हैं हम लोग, ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल हुए हैं, इंटरमोलिक्यूलर के। और एग्जाम्पल देखते हैं इंटरमोलिक्यूलर के। और एग्जाम्पल में अभी हमने देखा था एक ऑर्थोनाइट्रो, अब हम देखते हैं पैरानाइट्रो। ये बेंजीन की रिंग, यहाँ क्या लगा दें, OH, और यहाँ क्या लगा दें, N डबल बॉन्ड O, ये डेटिव बॉन्ड। अब क्या है कि क्या पॉसिबल नहीं है इस H का इस दोनों में से किसी भी एक O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता है। तो ऐसा का ऐसा मॉलिक्यूल ठीक इसके नीचे लिख देता हूँ, सेम ऐसा का ऐसा। तो यहाँ कौन है, OH। अब आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, क्या हो सकता है, इस O का इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। कंडीशन चेक कर लें, H O से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हम सारे एग्जाम्पल किसके ले रहे हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो आपको समझ में आ गया होगा इंटर कब बनेगा और इंट्रा कब बनेगा। अब आते हैं इन हाइड्रोजन बॉन्ड होने से क्या क्या इफेक्ट आ जाते हैं, क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो हमारा अगला जो है टॉपिक वो क्या है, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी तो हमने केवल एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। अब आते हैं अगला मेन टॉपिक हमारा है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होने से क्या क्या होता है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है इसमें सॉल्युबिलिटी।
इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। तो जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे पहले लेता हूं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जनरली वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन यदि उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो, ऐसी कंडीशन हो कि H जो है वो FON से जुड़ा हुआ हो, तो वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। जैसे एग्जांपल अल्कोहल वाटर में सॉल्यूबल है। अगला एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा, ये वाटर में सॉल्यूबल है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इसे कहते हैं एमाइन, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ये कहलाती है 1 डिग्री एमाइन। यहाँ एक और है हमारे पास NH, 2 अमोनिया का एक H हटा के एक एल्काइल लगा दो तो 1 डिग्री, ये हमारे पास यहाँ भी कंडीशन है, ये क्या है 2 डिग्री एमाइन, और 3 डिग्री एमाइन भी बना लेती है, मैं उसको नहीं लिखता यहाँ पर। तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर के साथ क्या करते हैं, वाटर में सॉल्यूबल है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, हमने 10th में पढ़ा है कीटोन, ये कीटोन है, तो इसका जो O है वो वाटर के H के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल हमारे पास है एल्डिहाइड, यहाँ पर भी क्या है HOH, ये O जो है इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। और शुगर, जो हमारी शुगर है जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, इस शुगर के अंदर 6 OH ग्रुप होते हैं, और इसमें से हर एक जो ये H है और ये O भी क्या कर सकता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं, और ये क्या है, सब के सब ये वाटर में सॉल्यूबल है, यानी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब यदि मैं एक और काम करूं कि अल्कोहल और एमाइन दोनों में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है और एमाइंस की सॉल्युबिलिटी कम है। इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, ज़्यादा है। इसका मतलब कौन ज़्यादा सॉल्यूबल है, जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के अंदर। कौन, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, जिसकी स्ट्रेंथ कम होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। जैसे यहाँ एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि क्या है, कि जो ये इथाइन है C2H2, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है CH, और ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ ये जो कार्बन है इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें s करैक्टर कितना है, 50% है, और s करैक्टर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ ये स्पेसिफिक एग्जांपल है कि ये जो हाइड्रोजन है ये वाटर के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन ये एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, यहाँ बना लेता है ये। तो यहाँ क्यों नहीं बनाता, क्योंकि जो वाटर और वाटर के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसकी स्ट्रेंथ जो है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, इस हाइड्रोजन और वाटर के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ कम है तो वो नहीं बनेगा, और यहाँ जो है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो ब्रेक नहीं होगा। लेकिन एसीटोन, इसे कहते हैं एसीटोन, लेकिन एसीटोन के इस O के साथ ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसकी स्ट्रेंथ इस एसीटोन में जो पहले से अट्रैक्शन फोर्स है उससे ज़्यादा है, तो ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ से फिर क्या एग्जाम्पल में मिला मैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इस इथाइन की एसीटोन में सॉल्युबिलिटी है, लेकिन यही इथाइन वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो फिर एक और कंसेप्ट क्या आया कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और वो वाटर में वो डिसॉल्व होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। यदि पहले से जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ ये डिसॉल्व नहीं होंगे। अब चलते हैं हमारे पास कहाँ इफेक्ट आ गया, सॉल्युबिलिटी का तो हो गया। अब चलते हैं हम दूसरा हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का। दूसरा जो इफेक्ट अप्लाई होने वाला है वो इफेक्ट अप्लाई कहाँ होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर। हाइड्रोजन बॉन्ड होने से बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट आता है, तो अलग अलग इफेक्ट है।
बॉइलिंग पॉइंट कम भी हो सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ भी सकते हैं, दोनों चीजें हैं। तो बी हमारे पास, हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के इफेक्ट। तो बी क्या है हमारे पास है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट दोनों काम हो सकते हैं, दोनों में क्या है कि यदि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बने, इंटरमोलिक्यूलर बने, दो मॉलिक्यूल्स के बीच बने, तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड है तो बढ़ जाते हैं। और कौन सा बने, इंट्रामोलिक्यूलर बने, इंट्रामोलिक्यूलर, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट पर इनका इफेक्ट। हम चाहे तो साथ में क्या जोड़ दें यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट भी। अब इनके मैं एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये हमारे पास कौन है, बेंजीन है, अल्टरनेटिव बॉन्ड लगा दिए, इधर क्या लिख दिया मैंने, OH लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया, N डबल बॉन्ड O, इस तरह से ये, और ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। और यहाँ क्या होता है, इस O के और H के बीच क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा है ये, इंट्रामोलिक्यूलर है। यहाँ लिखता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, ये क्या है फिर, ये हमारे पास हो गई फिनोल, और यहाँ लिख देता हूँ NO2, तो ये हो गई ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल, ये है पैरा नाइट्रोफिनोल। यहाँ अब इसके बीच तो बनेगा नहीं, तो यहाँ एक और मॉलिक्यूल लिख देता हूँ मैं इसी के जैसा, यहाँ क्या लिख दूँ, OH, यहाँ ये 3 बॉन्ड, और यहाँ N डबल बॉन्ड O, और ये डेटिव बॉन्ड O, यहाँ क्या होगा, इनके बीच क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये कौन सा है, ये इंटरमोलिक्यूलर है, ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब समझें, मान लो कि मैं हूं फिनोल, ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो। अब मैं दो चीजें करने वाला हूं, मैं मेरा ही हाथ पकड़ लूं, मान लो आपको मुझे इस रूम से बाहर निकालना है, धक्का देंगे आप मुझे इस रूम से बाहर निकाल देंगे। अब मैंने क्या काम किया, मेरा एक हाथ मेरे दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ लिया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैंने मेरे साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है, तो ये कौन सा हुआ, इंट्रामोलिक्यूलर। और मैं ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाऊं तो क्या होगा, आप मुझे आसानी से धक्का देके इस रूम से बाहर निकाल देंगे। यानी आपको मुझे इस लिक्विड से बाहर निकालना आसान है, यानी मुझे गैस में चेंज करना आसान है। यदि मैं क्या काम करूं, मेरा जो साथी है उसी इस रूम के अंदर, यदि मैं उसके हाथ पकड़ लूं, वो अगले व्यक्ति का हाथ पकड़ ले, वो अगले व्यक्ति का हाथ पकड़ ले, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, इंटरमोलिक्यूलर। इस कंडीशन में मुझे बाहर निकालने के लिए आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हुआ क्या, इंटरमोलिक्यूलर में क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्डिंग हो जाती है। इसको बाहर निकालना हो तो इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को आपको ब्रेक करना होगा, और ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करनी होगी। जबकि यहाँ इस पूरे को बाहर निकालना है आप, और कहीं इसकी किसी दूसरे के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो इसे बाहर निकालना आसान है। तो क्या है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं और इंट्रा में कम हो जाते हैं। और एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, अमोनिया, HF, वाटर, इन तीनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल चेक करते हैं यहाँ पर हम लोग, एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्रुप नंबर 15, पेरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन है हमारे पास, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। और इन सब के साथ में क्या जोड़ दूं, हाइड्रोजन। तो सबके साथ 3-3 हाइड्रोजन जुड़ जाती है, NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। ये कंपाउंड्स बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं हाइड्राइड्स। इनमें होना क्या चाहिए, इनमें होना ये चाहिए कि टॉप टू बॉटम आने पर इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। यानी सबसे कम बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए अमोनिया का। लेकिन अमोनिया में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड होने से क्या होगा, इस अमोनिया का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है
इन दोनों से ज़्यादा हो जाता है और ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। इसी तरह से ये तो ग्रुप नंबर 15 का था। ग्रुप नंबर कहाँ आ जाऊँ, 16 में आ जाऊँ तो वहाँ कौन है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो में पो को हटा देता हूँ, इन सब के साथ मैं क्या जोड़ दूँ, दो दो हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा H2O, ये H2S, ये H2SE और ये H2TE। और यहाँ तो हद हो गई, इस वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड, इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए लेकिन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो कौन कौन है, हेलोजन है, फिर कल बाहर आएगी आत्मा हटा देते हैं, इन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ो तो HF, यहाँ HCl, यहाँ HBr और यहाँ HI। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, HF का होगा। होना क्या चाहिए, सबसे कम, लेकिन सबसे ज़्यादा है। अब सर आपने यहाँ क्यों कहा इनका सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मास और साइज, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इन सब में कॉमन क्या है, H। यदि मैं इन सब की बात करूँ, सब में कॉमन क्या हुआ, H हुआ। तो यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की साइज भी छोटी है और नाइट्रोजन का मास भी इनके कंपैरिजन में कम है, तो अमोनिया के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होने चाहिए, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा है। H2O के इन सब से ज़्यादा है, HF का इन सब से ज़्यादा है। तो ये सारा इफेक्ट किन से आया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आया है। तो यहाँ से इन तीनों में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ हो गया हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट पे। थर्ड हम कहाँ चलते हैं, थर्ड हम चलते हैं फिजिकल स्टेट पर। थर्ड भी काम का है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या डिसाइड कर सकता है कि कोई भी मैटर जो है वो गैस फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन है, वाटर है। हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए वाटर जो है वो हमें कौन सी फिजिकल स्टेट में मिलता है, लिक्विड में मिलता है। तो सोचो अब लिक्विड में नहीं मिलता तो हम क्या करते, हम कुछ नहीं करते। क्यों, क्योंकि हम होते ही नहीं। तो अगला है थर्ड हमारे पास है सी, फिजिकल स्टेट पर। फिजिकल स्टेट, इसमें मैं एक ही एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल हमारे पास है H2O भी है, अमोनिया का भी ले सकते हैं और HF। ठीक इनके नीचे इसी ग्रुप में नाइट्रोजन के नीचे पीरियोडिक टेबल में O के नीचे कौन आता है, S, तो ये हुआ H2S। नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, P, तो ये हुआ PH3। और HF के नीचे कौन आता है, HCl। ये क्या है, ये लिक्विड है। ये क्या है, ये गैस है। अमोनिया क्या है, लिक्विड है। फोस्फाइन क्या है, गैस है। HF क्या है, लिक्विड है। HCl क्या है, गैस है। अब दिमाग लगाओ ऐसा क्यों है कि जहां लिक्विड है वहां हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जहां हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्स है, और H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो ये कौन सी फिजिकल स्टेट में है, गैस में है, और ये किस में है, लिक्विड के अंदर है। बहुत सिंपल सा ये मेथड हो गया, एग्जाम्पल हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या डिसाइड कर सकता है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब चलते हैं हम लोग इसका चौथा, और वो क्या है, चौथा हमारे पास है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को चेंज कर सकता है कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे करता है, चेक करते हैं। बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। कम कैसे करेगा, बढ़ाएगा कैसे, यहां देखते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अगला जो है डी, वो क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या इफेक्ट है, दोनों काम, कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। कैसे है, यहां देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं बढ़ाता कैसे है। मैं दो एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पर। ये हमारे पास है ये क्या है, ये है सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड ये पहले भी आ चुका है। और इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसमें इंट्रामोलिक्यूलर बनता है। होगा क्या, ये पहला स्ट्रक्चर इसकी, और उसके बाद आती है इसकी दूसरी स्ट्रक्चर।
C डबल बॉन्ड O माइनस, यानी इसमें से क्या बाहर चला गया, ये H प्लस बाहर चला गया है, और इस H प्लस के बाहर जाने से इस पे कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। अब यदि ये H प्लस बाहर नहीं जाता तो ये H इस O के साथ क्या बनाता, हाइड्रोजन बॉन्ड। जाता चाहे नहीं जाता तो भी बनाता, और चला गया तो भी क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन क्या ट्राई करेगा कि ये जल्दी से बाहर चला जाए, और इसके बाहर जाने के बाद जो मैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊंगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या काम करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस H को जल्दी से बाहर निकाल देता है। तो क्या होता है, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ी, जब ये हाइड्रोजन बाहर गया, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो गई है। ये क्या है, सैलिसाइलिक एसिड है। ये तो बढ़ने का एग्जाम्पल है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई है, और वो सिंपल सा एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल पहले भी आ चुका है, वो इंट्रामोलिकुलर में है। ये भी तो इंट्रा ही था, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो अब एक इंटर का ले लेता हूं इससे अच्छा। तो ये कौन है, ये हमारे पास बहुत बार आ गया इसका नाम, और इसमें एक और था वो रह गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट पे भी था वो हो रह गया हमारे पास। तो ये क्या है, ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल। यहाँ OH लिख दूं, और इसका NO2 क्या है, पैरा नाइट्रोफिनोल है ये। अब यदि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन आयोनाइज नहीं होगा। यदि ये आयोनाइज नहीं होगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। यहाँ पर एक और चीज़ वहाँ मैंने बताया नहीं, भूल गया, बॉइलिंग पॉइंट में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और इसका जो ऑर्थो वाला था, ये वाला जिसमें क्या बना था, इंट्रामोलिक्यूलर, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम था। तो ये जो है ये स्टीम के साथ कैसा है, वोलेटाइल है। तो ये आप इसमें स्टीम पास करोगे तो ये स्टीम के साथ हवा में उड़ जाता है, स्टीम के साथ वोलेटाइल है, और ये स्टीम के साथ वोलेटाइल नहीं है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में जो रह गया वो भी हमने चेक कर लिया, प्लस यहाँ क्या दिमाग लगाया कि ये जो हाइड्रोजन है, यदि ये इस O से हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो ये हाइड्रोजन एज ए हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में बाहर नहीं जाएगा, और बाहर नहीं जाएगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये हुआ हमारे पास फोर्थ इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ पे। अब चलते हैं हम लोग अगला हमारे पास कौन सा है, अगला हमारे पास है एसोसिएशन पे। ये सारे क्या हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के इफेक्ट पढ़ रहे हैं बच्चों। हम लोग कितने पढ़ लिए हम लोगों ने, 4 तो पढ़ लिए हैं। अब फिफ्थ पे आ जाते हैं, और फिफ्थ में कौन सा इफेक्ट है, फिफ्थ में है एसोसिएशन का। फिफ्थ में आ जाते हैं, फिफ्थ में हमारे पास कौन सा है, एसोसिएशन, संगठन बन जाता है। एसोसिएशन मतलब ए, जैसे एग्जांपल लेता हूं HF का। HF में क्या होता है, ये एक H, ये एक F, ये H, ये F, ये H, ये F, ये H, ये F। इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कोवेलेंट, ये कोवेलेंट और ये कोवेलेंट। इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका अगले के साथ। तो क्या हुआ, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक चेन में जुड़ते गए। इसको हम क्या लिखते हैं, HFN। और ये सॉलिड में भी होता है और लिक्विड में भी इसी तरह से रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, HF के मॉलिक्यूल का क्या हो गया है, एसोसिएशन हो गया है। तो इसीलिए HF की जो स्ट्रक्चर्स है रियल में कैसी होती है, लीनियर होती है, लेकिन यहाँ ये कैसा हो गया है, जिग-जैग हो गया है। जिग-जैग का मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो सिंपल सा हमने एसोसिएशन का एक एग्जाम्पल ले लिया है। बहुत सारे डाइमर भी बनाते हैं, अभी हमने पढ़ा डाइमर। डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। जहाँ दो एग्जाम्पल थे हमारे पास,
एक था एसिटिक एसिड का और एक हमारे पास आया था बोरिक एसिड का। ये दोनों क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। ये HF क्या बन रहा है, ये पॉलीमर में चेंज हो रहा है। बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में आके बॉन्डेड हो रहे हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारे पास स्टेबिलिटी में कौन है, दो एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन है स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी जो जनरली स्टेबल नहीं होते हैं लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड होने से कैसे हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। वो दोनों एग्जाम्पल आ गए। एक तो ये है, अभी हमने देखा था, नाम क्या है, क्लोरल हाइड्रेट। ये कैसा हो गया, स्टेबल हो गया है। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके अंदर, इंट्रामोलिकुलर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, Cl बना रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी इसी तरह का है। ये कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि एक ही कार्बन पर दो OH नहीं रह सकते, ये अनस्टेबल कंडीशन है, लेकिन ये स्टेबल हो गया। इसी तरह से कौन सा आयन आया था हमारे पास, HSO5- पर सल्फेट आयन, पर हाइड्रोजन पर सल्फेट आयन, ये भी स्टेबल है। यहाँ हमने इसकी ऐसे स्ट्रक्चर बनाई थी, ऐसे करके यहाँ दो, यहाँ H और यहाँ क्या जोड़ दिया, O-, यहाँ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इसी तरह से हमने देखा है एक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन, ये H2CO3, ये जो है ये बाइकार्बोनेट आयन है, इसको हम ऐसे लिखते हैं HCO3 पे -1। यहाँ पर ये भी स्टेबल है। और कैसे बना इसमें स्टेबिलिटी का, ये यहाँ क्या लिख दिया हमने, डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या लिख दिया OH, और यहाँ क्या लिख दिया O-। ये भी डाइमर भी बना लेता है ये, तो यहाँ क्या लिख दूँ, एक H, C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या लिख दूँ, यहाँ क्या लिख दूँ HO, और यहाँ क्या लिख दूँ O-। तो ये डाइमर भी बना लेता है और ये स्टेबल भी है। जनरली बाइकार्बोनेट स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो डाइमर बना लेता है, इसलिए स्टेबल है। तो ये हमारे पास क्या हो गए। अगली जो थी हमारे पास स्टेबिलिटी वाली, कौन सी थी, E नंबर होगी शायद, 5वें नंबर थी स्टेबिलिटी वाली। अब कहाँ चलते हैं हम लोग, 6 नंबर पर। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग सब, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड के इफेक्ट है। अब ज़्यादा इफेक्ट बचे नहीं हमारे पास, एक दो ही और हैं। फिर क्या हम पढ़ रहे हैं, लास्ट डेंसिटी। वाटर अकेला ऐसा कंपाउंड है जिसके सॉलिड की डेंसिटी उसी के लिक्विड से कम है। वाटर एक अकेला ऐसा सॉलिड है, यानी वाटर का जो सॉलिड, वाटर अकेला ऐसा एक कंपाउंड है जिसका सॉलिड जो है आइस, उसकी डेंसिटी कम है। किससे, उसके लिक्विड से। यानी उसके लिक्विड की डेंसिटी क्या है, उसके लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ये ध्यान रखना बच्चों। अकेला ऐसा एग्जाम्पल है, वाटर का सॉलिड फॉर्म कौन है, आइस। और आइस क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। यदि यहां मैं कंटेनर में क्या ले लूं, वाटर, और इसमें क्या डिप कर दूं, आइस, तो क्या होगा, आइस यहां फ्लोट करता है। और जनरली फ्लोट कौन करते हैं, जिनकी डेंसिटी कम होती हो, और बॉटम पे कौन है, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है। मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा बच्चों, सिंपल सा हम क्या समझ लेते हैं कि जो आइस होता है उसकी डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और जो वाटर है, वाटर लिक्विड वाला, इसकी डेंसिटी है 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये इस पर मैक्सिमम है, 4 डिग्री सेल्सियस पर ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये हमारे पास क्या है, आइस और वाटर की डेंसिटी का है। ये आइस, ये इसके लिए है, और आइस की डेंसिटी कितनी है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये तो पहला हो गया। अब ऐसा क्यों है, आइस की डेंसिटी कम क्यों है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, m/v। होता क्या है, जब
वाटर लिक्विड से वाटर सॉलिड में चेंज होता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ते ही डेंसिटी कम हो जाएगी। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ता है यहाँ हम समझते हैं कि वाटर की जो स्ट्रक्चर है, यहाँ में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 लाइन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 लाइन है, और जहाँ भी ये कनेक्शंस है वहाँ मैं ओ लिख रहा हूँ, ओ ओ ओ ओ, यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ और ओ, और इन सभी के बीच यहाँ हाइड्रोजन लगा देता हूँ बीच में, यहाँ पर भी। अब इसमें समझते हैं, यहाँ जो टोटल 4 हाइड्रोजन है ये वाले, यहाँ मैं पेन चेंज कर देता हूँ, इनमें से ये दोनों हाइड्रोजन, ये ओ है, ये दोनों हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और यहाँ जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी ये आइस की स्ट्रक्चर है बच्चों, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स नहीं बन पा रही है तो ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर्स है। आइस की स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, जब वाटर सॉलिड में चेंज होता है तो इसकी कैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरे के जैसी ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है। और यहाँ क्या है, ये बड़े बड़े एयर गैप्स रह जाते हैं, एयर गैप्स रह जाते हैं या गैप्स मान लें। और इस तरह के गैप्स रहने से आइस बनने पर इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, और जो ही इसका वॉल्यूम बढ़ेगा इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। और ऐसा किस में नहीं होता, लिक्विड में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका एक और रीजन क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है कोवैलेंट बॉन्ड से, कोवैलेंट बॉन्ड से ज्यादा है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं तो होगा क्या, ये जो बॉन्ड बनेगा इसकी लेंथ ज्यादा है और ये जो बॉन्ड है इसकी लेंथ कम है, तो होगा क्या कि यहाँ पर केज रह जाते हैं, और केज रहने से एयर आ जाती है या वैकेंट स्पेस रहता है जिससे इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सॉलिड फॉर्म में है, तो कोई भी पार्टिकल्स यहाँ नहीं आ सकता है। और जो ही टेम्परेचर हम थोड़ा सा बढ़ा के 4 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं 4 डिग्री पर, तो पार्शियली हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। उनके ब्रेक होते ही ये पार्टिकल्स थोड़ा सा पास आ जाते हैं। और कौन ब्रेक हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और उनके ब्रेक होते ही पास आएंगे, पास आते ही पार्टिकल्स पास आए, वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। 4 डिग्री सेल्सियस पर यह काम होगा। तो ध्यान क्या रखना है, आइस में एयर केज होते हैं, एयर गैप्स होते हैं, और इसकी ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इसीलिए आइस का जो वॉल्यूम है वो वाटर लिक्विड से ज़्यादा होता है, इसीलिए आइस की डेंसिटी कम होती है। किससे, उसके लिक्विड से। अब लास्ट एक टॉपिक है, तीनों बॉन्ड में कंपैरिजन कर लेते हैं। फर्स्ट कौन सा है, वांडर वाल अट्रैक्शन बॉन्ड, वीक होता है, सबसे वीक। सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड, और थर्ड कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। इनमें हमेशा यही ऑर्डर रहेगा, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्ड उससे वीक है, और वांडर वाल फोर्स सबसे वीक है। कैसे मालूम चलता है, इनकी बॉन्ड एंथैल्पी से, यानी वो एनर्जी जो हमें बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सप्लाई करनी होती है, इसकी वैल्यू 2 से लेकर 10 किलो जूल पर मोल तक है। इसकी वैल्यू लगभग 10 से लेकर 45 किलो जूल पर मोल तक है। एक मॉलिक्यूल ऐसा है HF का और F माइनस, इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी एनर्जी जो है वो लगभग 165 किलो जूल पर मोल है, मैक्सिमम इसी की है। बाकी 10 से 45 किलो जूल पर मोल है। और कोवैलेंट की जो एंथैल्पी है वो है 2 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या आइडिया मिल गया कि कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्ड उससे वीक है, और वांडर वाल अट्रैक्शन उससे भी वीक है। तो यहाँ है अब एक और हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है एसीटोन का, एसीटोन का
F के साथ HF, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है HF के साथ ये वाला, इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो है 46 किलो जूल पर मोल। यानी इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनता है F माइनस के साथ है ये, और यहाँ इससे थोड़ा वीक है। बाकी बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे आइस के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो है 25 किलो जूल पर मोल। यानी बाकी सब की लगभग कम है, किसकी ज़्यादा है, इस बॉन्ड की ज़्यादा है। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी, इन तीनों बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी में कंपैरिजन। और यहाँ से क्या आइडिया मिलता है, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।